फ्रेंड, स्मार्ट जी क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 4 की तरफ हम देखेंगे, जिसमें से सभी विषय के लिए कॉमन पेपर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस 40 क्वेश्चन का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें से 8 क्वेश्चन मैथ का होगा और 32 क्वेश्चन जीके जीएस है। जीके जीएस का भी इसमें जीके जीएस साइंस। तो इस सेशन में जीके जीएस साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा सेशन नंबर यानी आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इसके पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट करा दिया, तो जो लोग भी नहीं देखे हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते, इसका प्ले लिस्ट भी बना दिए गए। तो चलिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर यानी जनरल स्टडीज़ है। इसके बाद कॉमन पेपर जो सभी सब्जेक्ट में सभी विषय के लिए पूछा जाता है। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला 39 नंबर क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार से प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंदराज पद्मनाथन को राष्ट्रपति द्रौपदी ने विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये प्रधानमंत्री जीवन योजना आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री जीवन जैव ईंधन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री जीवन योजना की समय सीमा जो बढ़ाया गया था 2028 से लेकर के 2029 तक कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्रिकेट के खेल को किस ओलंपिक खेलों में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। तो हमारा पेरिस ओलंपिक 2000 लॉस एंजल्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 41 यानी लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में किया गया है। तो ये क्रिकेट किसको खेल यानी क्रिकेट को शामिल करने के लिए 2000 ओलंपिक्स जो गेम होगा ना, जो 2024 को हुआ तो उसी तरह से लॉन्च हुआ 2028 में होगा, उसमें क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। और बात करें कि 2024 पेरिस ओलंपिक फ्रांस में आयोजित किया गया था, जिसमें से भारत ने 1 रजत तथा 5 कांस्य पदक जीता था। और भारत कितने स्थान पर रहता है, तो भारत 71वें स्थान पर रहा है। ओलंपिक खेलों के इतिहास में क्रिकेट खेल का एकमात्र 1900 के दशक में इसको शामिल किया गया था। उस समय फाइनल 4 टीमें थी। पहला टीम था ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस, तीसरा नीदरलैंड और चौथा बेल्जियम का नाम शामिल था, जिसमें से ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में भारत के कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024 में देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात यानी 30% योगदान देकर इलेक्ट्रॉनिक सामानों का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा यानी तमिलनाडु। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक हब बनता जा रहा है, जो 30% योगदान पूरे भारत में ये दे रहा है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने इसको ऑल इंडिया गेम्स डेवलपमेंट फोरम सहयोग के लिए डिजिटल बॉक्स का घोषणा किया है। नेक्स्ट को अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूके सरकार द्वारा स्मार्ट जिला परियोजना को किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया गया है। यूके ने जिला स्मार्ट परियोजना को तमिलनाडु में लॉन्च किया है, जिसमें से डेटा एकमात्र बेसिक कंट्रोल करने के लिए चुनौती का समाधान करेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा एंथोरियम महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये एंथोरियम महोत्सव मिजोरम में आयोजित किया जाता है। यह मिजोरम में त्यौहार मनाया जाता है, जो इसे काला घोड़ा महोत्सव, जो काला घोड़ा कहाँ पर है, तो मुंबई में मनाया जाता है। और तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर में कौन सा महोत्सव मनाते हैं, तवी महोत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। केरल राज्य में चामयाक्कुल राज मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने फरवरी 2024 में स्वास्थ्य पुनरुन्नति के किस भारतीय संस्था को नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तांत्रिक विज्ञान संस्था बेंगलुरु को ये सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यानी महाराष्ट्र को किया गया। ये कब किया गया था? तो 1960 अधिनियम के तहत रत्नागिरी जियोलॉजिक और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो ये पहली बार 1911 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, इसको कब गाया गया था? तो किसने गाया था? तो 1911 में गाया गया था। कब? तो रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा बांग्ला में रचित जनगण मन हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत राष्ट्रगान के समय 12 सेकंड भारत राष्ट्रगान का स्वीकार किया था। इसको कब गाना था? तो 52 सेकंड में इसको गाना था, जिसकी अवधि 20 सेकंड से होती है। अगर एक बात करें तो राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर में गाया गया था। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य के राष्ट्रीय विधाता के 1919 में विधाता के शीर्षक पर प्रकाशित। राष्ट्रगान जो 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और राष्ट्रगान के बैंड धुन को बनाने का श्रेय किसको जाता है? कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है कि भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किया गया था। जो भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किया गया था। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। प्राचीन भारत के दो महाकाव्य महाभारत और रामायण। महाभारत का प्राचीनतम ताम्रलिप्त संहिता है तथा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत के आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ? इसका हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये CF एंड्रयूज। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 1 नंबर। इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। CF बंधुज ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी JB कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर बी, JB कृपलानी को 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1947 में ही दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। फैजपुर गांव में आयोजित होने वाले प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल ने कब किया था? तो फैजपुर अधिवेशन में किया था, जो कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। 1937 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कराची अधिवेशन में किया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कब किया था? तो 1931 के अधिवेशन में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? जो भारत में देसी भाषा था उसको किसने प्रसिद्ध किया था? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा C नंबर, यानी लॉर्ड लिटन ने किया था। लॉर्ड लिटन ने कब किया था? तो ये हमारा 1878 में लिटन ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को कठोर प्रतिबंध लगाया था। पानियार अखबार ने वर्नाकुलर एक्सप्रेस को 1878 में ही को समर्थन किया था। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो परिचय महाविद्यालय की स्थापना भी किया था
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कलकत्ता अधिवेशन में सी नंबर। कर लिया था, कब किया था? तो स्वराज यानी 1920 में कांग्रेस के पहले कलकत्ता अधिवेशन और फिर नागपुर अधिवेशन के अंत में गांधी जी के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध संघर्ष की एक नई योजना स्वीकार किया गया था, जो 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम हत्याकांड में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को नागपुर अधिवेशन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, लाल, हरा और पीला रंग था। ये कब? 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम औपचारिक रूप से स्वराज झंडा फहराया था। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दिया था और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई थी। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं होना चाहिए, यह एक बंगाल है और एक नारे लगाए गए थे। मतलब उसमें उस बंगाल में अधिवेशन में बोला गया था कि वंदे मातरम, विभाजन नहीं होना चाहिए, बंगाल एक है और एक ही के ही नारे लगाए हैं। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव कि संपूर्ण भारत में 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वही बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका में 13 जुलाई 1905 को सर्वप्रथम सुझाव दिए थे कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, यानी शोक मनाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इसमें से किसकी कृति है? तो मेघदूत हमारी किसकी कृति है? तो ये मेघदूत हमारा कालिदास की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा मिस्र देश में बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए। यानी स्वेज नहर और वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मिस्र देश में बनाई गई थी। स्वेज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीपीय में बनाई गई थी। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। स्वेज नहर का निर्माण 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनंद द लेप्लेस को सौंपा गया था। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में पूरा हुआ था। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार को पोर्ट साइद तथा दक्षिणी द्वार को पोर्ट स्वेज कहते हैं। स्वेज नहर को लेकर यूके और मिस्र के बीच 1956 में युद्ध हुआ था और 1956 में मिस्र द्वारा एक नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बुतरस घाली, जो यह उस समय के यूएनओ के अध्यक्ष थे। यूएनओ की स्थापना कब किया था? तो यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ की संस्थापक सदस्य देश में कितनी संख्या है? तो वो 51 देशों की सदस्यता है। विश्व की लघु संसद महासभा को कहा जाता है और यूएनओ के महासचिव की घोषणा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों का निर्माण के लिए उत्तरदायित्व है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी गोदावरी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, गोदावरी 3 नदियों में से एक नदी
नहीं है, जिसका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारत मैदान में के निर्माण के लिए उत्तरदायित्व होता है। गोदावरी नदी कहाँ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो इसका 1465 किलोमीटर की दूरी है। यह नदी महाराष्ट्र और मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार करके दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवहन तंत्र सबसे बड़ा है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राहिता, मंजीरा, वेणगंगा, इंद्रावती आदि है। गोदावरी नदी के सबसे बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर हम सिंधु जो है, तो सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सनोखाबा हिमनद से निकलती है और इसकी सहायक नदी सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास आदि है। तो गंगा नदी के बाद देखते हैं। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर की स्थिति पर है, जो चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है और इसकी सहायक नदी चिमांग, लोहित, कामोग और सुबनी आदि है। तो ये सभी हम नदियों के बारे में डिस्कस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो पोशाक संग्रहालय हमारा गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो गोवा में। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो कोलकाता में किया गया था। कब किया गया था, तो 1818 ईस्वी में किया गया था। लेकिन ये क्या होता, ये असफल रहा था। ये सक्सेस भारत का सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना बोला जाए तो 1854 में कहाँ पर किया गया था, तो वो बॉम्बे में किया गया था। और जिसमें 1856 में इसका उत्पादन को प्रारंभ किया गया था। मुंबई में भारत की सूती कपड़ों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर भारत का उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी बी, बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर बी, बैरन द्वीप। जो कहाँ पर बैरन द्वीप है, ये भारत के अंडमान द्वीप समूह और निम्नलिखित को ज्वालामुखी पार किया जाता है। बैरन द्वीप अंडमान सागर स्थित में ज्वालामुखी दक्षिण भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृति और उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रतिक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर यानी भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी साइंस। भू आकृति विज्ञान, भू आकृति आर्थिक भूगोल की विभिन्न उपशाखा कौन कौन सी, तो कृषि भूगोल, वाणिज्य भूगोल, संसाधन भूगोल, परिवहन भूगोल, विनिर्माण उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित पैटर्न कहलाते हैं। ये निर्मित पैटर्न क्या कहलाते हैं, हमारा नक्षत्र कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिसमें नक्षत्र पैटर्न कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता कुल 88 आधुनिक तारा नक्षत्र मंडल है। उदाहरण पे एप्स, हेरिक्यूलस, ओरियन, मार्कस आदि। आकाश में अनगिनत चमकदार पिंडों को खगोलीय पिंड भी कहा जाता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारा, ग्रह आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस अवधि को भारत का स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसमें 1991 से लेकर 2002 तक स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर, जिसे स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण क्रांति के जनक निपन टूटेज को कहा जाता है। बागानी, शहद और फलों के उत्पादन को स्वर्ण क्रांति में चिन्हित किया गया है। स्वर्ण क्रांति, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित, नीली क्रांति मत्स्य क्रांति से, स्वर्ण क्रांति बागवानी से, भूरी क्रांति चमड़ा से, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से है और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी को अवतल दर्पण में जल में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसकी फोकस दूरी बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण के रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें एक उपचयक और FeBr3 का एक अपचयक है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपको बी नंबर, यानी अपचयक इलेक्ट्रॉन तथा या तो इलेक्ट्रॉनों का या तो लाभ पाते हैं या लाभ पाती पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन से प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे में जो स्टार्च भोजन का मुख्य घटक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी हमारे भोजन को कौन से घटक मुख्य है, तो स्टार्च घटक है। ऑक्सीजन द्वारा शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरी करता है। शरीर में भोजन को संचयित तरह से करता है, जिसमें विटामिन सी का निर्माण करता है, न्यूक्लियस अम्लों का निर्माण करता है, जंतु और बाहरी कणिकाओं का भी निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय कंपास निम्नलिखित में से क्या होता है। चुंबकीय कंपास एक हमारा एल्युमिनियम के एक सूचक पॉइंटर होता है जो जुड़ा एक छोटा सा चुंबक होता है जो कंपास द्वारा दिशा को ज्ञात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि एक लवण को पानी में घोला जाता है और इसमें लवण के विलयन को pH एक सटीक सूचकांक पात्र यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर्स के माना जाता है। तो यदि विलयन में pH मान 7 से अधिक है तो लवण डैश होने की सर्वाधिक संभावना क्या होती है। इसका सर्वाधिक संभावना हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी K2CO3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी विसरण के द्वारा होता है। विसरण के द्वारा इसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली में जो गैस विनिमय होता है दो से अधिक प्रकार को एक दूसरे मिलकर समान मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को ही विसरण यानी डिफ्यूजन कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के विसरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही इस पर उत्प्लावनता का कोई प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के परिवहन तंत्र से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ये हरे पौधे पत्तियां पर उड़ने वाली ऊर्जा लगभग 10% को अवशोषित करते हुए हमारा गलत है। चलिए अगला हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारे इस सेशन के यानी प्रैक्टिस 13 का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वृषक नलिकाओं के अस्तर और लाल ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी घनाभकार उपकला जो करता है। घनाभकार उपकला कहाँ करता है, ग्रंथियों को व्यवस्था के आधार पर घनाकार उपकला दो भागों में बांटा जाता है। एक सामान्य होगी एपिथेलियम, इसका मुख्य कारण यानी श्रावण अवशोषण तथा विसर्जन होता है जो वृषक नलिका की क्रियाओं को अग्रसर तथा यकृत में पाया जाता है। और दूसरा होता है घनाकार एपिथेलियम जो मुख्य स्त्री के मूत्र मार्ग यानी गुदनाल के दौरान में पाया जाता है। ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस सेशन का। तो अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं रखते हैं। नेक्स्ट सेट में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।